चांदपुर गांव में भोला नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चों बेटा राजू और बेटी सुमन के साथ रहता था। वो बहुत ही लगन और ईमानदारी से अपनी खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहा होता है। एक दिन उसे खेत का काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता और उसे घर पहुंचने में देर हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बहुत बेसब्री से उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही भोला अपने घर पहुंचा तो गीता उससे पूछने लगी, अरे आ गए तुम? आज तो बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, आज काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसी वजह से देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात होने से पहले घर आ जाया करो। रात में खेत का रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है। हाँ हाँ भाग्यवान, समझ गया। बच्चे सो गए क्या? बच्चे तो खाना खाकर कब के सो गए। अब तुम खाना खा लो और जल्दी से हाथ मुंह धो आओ, बाद में मैं इन पैरों के छालों पर दवाई लगा दूंगी। ठीक है, तुम अपना और मेरा खाना परोसो, आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। गीता भगोने से चावल निकालने के लिए उसमें हाथ डालती है तो उसको पता चलता है कि भगोने में केवल एक इंसान के खाने भर के चावल बचे हैं। वो मन में चिंता करने लगती है। तभी हाथ पोंछते हुए भोला उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुमने अभी तक खाना नहीं परोसा? अरे इसमें तो चावल कम है, अगर इनको पेट भर खाना नहीं मिला तो ये खेत का काम कैसे कर पाएंगे? उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। एक काम करती हूँ, मैं इनको भर पेट खिला देती हूँ, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। क्यों, क्या सोचने लगी तुम? खाना खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, मैंने खाना शाम को ही खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए परोस दिया। मुझे पागल समझा है क्या तुमने? हैं? अरे मेरे साथ आकर खाना खाओ, जितना भी है दोनों मिलकर खा लेंगे। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वैसे भी अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो खेतों में मेहनत कैसे कर पाओगे? भोला अपनी पत्नी की समझदारी से बहुत खुश हुआ। फिर दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो जब खेत में काम कर रहा था तो उसका दोस्त राकेश भी अपने खेत से उसको देखता है कि भोला आसमान की तरफ देखकर तेजी से मेड़ बनाने का काम करने लगता है। राकेश उसके पास आकर हंसते हुए कहता है, अरे भोला, अरे तूने ऐसा क्या देखा रे आसमान में जो तेरे काम में हिरन जैसी फुर्ती आ गई? अरे राकेश, तू भी अपने खेत में जाकर जल्दी से मेड़ बना ले, मुझे लगता है आज रात तेज बारिश हो सकती है। अरे कहीं नहीं बारिश हो रही यार, आसमान पूरा साफ है। मैं तो बना ले रहा अपनी मेड़, और तू भी बना ले, मौसम का कोई भरोसा नहीं। ठीक है भोला, तुम अपने खेत की मेड़ बना लो, मैं तो अब कल ही आकर मेड़ बनाऊंगा, आज वैसे भी बहुत काम कर लिया भैया। भोला अब अपने खेत की मेड़ बनाकर अपने घर जाने लगता है और तभी वो देखता है कि राकेश बिना मेड़ बनाए ही अपने घर चला गया। झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा होता है, क्योंकि उसकी झोपड़ी में इतनी जगह नहीं होती कि पूरा परिवार एक साथ उसमें लेट सके। उसी समय उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। वो तुरंत हड़बड़ा कर उठता है। उसकी आवाज सुनकर गीता की भी आंख खुल गई। अरे तुम इतनी रात में फावड़ा लिए क्या कर रहे हो? सुनो भाग्यवान, मैं राकेश के खेत की मेड़ बनाने जा रहा हूँ, वरना उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या जरूरत, वो खुद अपने खेत की मेड़ ठीक कर लेगा। अरे कैसी बातें करती हो भाग्यवान, राकेश मेरा मित्र है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए भाई, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतनी रात में तुम अकेले खेत पर नहीं जाओगे।
बिजली कितनी तेज कड़क रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको और बच्चों को संभालो। मैं सब कर लूंगा और मेड़ ठीक करके आ जाऊंगा। भोला बारिश में भागता हुआ राकेश के खेत पर पहुंचा। उसके बाद उसने बहुत मेहनत से राकेश के खेत की मेड़ बनाई, क्योंकि बारिश की वजह से मेड़ बार बार टूट रही थी। वो रात भर खेत में मेड़ बनाता रहा और आखिर में थककर वहीं सो गया। सुबह जब राकेश ने देखा कि रात में तेज बारिश हुई है तो वो बहुत घबरा गया और चिंता से रोते हुए खेत की तरफ भागा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसका खेत बिल्कुल ठीक है और वहीं पास में भोला लेटा हुआ है। वो समझ गया कि भोला ने ही उसके खेत की मेड़ ठीक की है। भैया भोला, अरे अरे उठो, अरे देखो सुबह हो गई। अरे राकेश, तू यहाँ? अरे तू रो क्यों रहा है भाई? भैया मुझे लगा मेरे खेत की मिट्टी बह गई होगी। अरे मेरे होते हुए मैं तेरा नुकसान थोड़े ना होने देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर तुम मेरे बारे में इतना ना सोचते और रात को अपनी नींद ना खराब करते तो आज मेरी फसल का बहुत नुकसान हो जाता, जिसकी भरपाई मैं नहीं कर पाता। अरे ये ठीक कह रहा है भोला भैया, तुम वाकई में सबका बहुत सोचते हो, इसीलिए गांव में तुम्हारी जो है एक अलग पहचान है। हाँ, अरे ऐसा ना कहो भाई, सब अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं। हाँ लेकिन दूसरों का नहीं सोचते ना। खैर चलो, अब तुम जो है घर जाओ और आराम करो। हम सब मिलकर आज जो है तुम्हारा खेत का काम निपटा देंगे। हाँ। भोला अब घर आ जाता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए गीता उसकी देखभाल करती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक आदमी मोहन अपनी फसल जमींदार के पास बेचने जाता है, लेकिन जमींदार उसकी फसल को देखकर 10 की जगह 6 रुपए का दाम लगाता है। ये सुनकर मोहन की हालत खराब हो जाती है और वो जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार साहब, ये गलत है, आप मेरी फसल की बहुत कम कीमत लगा रहे हैं। क्या कहा? मैं तेरे साथ गलत कर रहा हूँ? देखो गांव वालों, इसकी फसल देखो जरा। बारिश में भीगी हुई फसल के इसको अच्छे दाम चाहिए। जमींदार साहब, मेरी बेटी की शादी की तैयारी की वजह से मैं खेत पर ध्यान नहीं दे पाया। फसल बस भीगी हुई है, ये धूप में सूख जाएगी। देख मोहन, तुझे समझ आए या नहीं, पर अगर 6 रुपए में फसल बेचनी है तो बेच, वरना उठा अपनी फसल और निकल जा यहाँ से। मोहन अब मजबूरी में अपनी फसल 6 रुपए में जमींदार को बेच देता है, क्योंकि वो सोचता है कि जितना पैसा मिल रहा है वो ही उसके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। बेटी की बारात सर पर है और उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। उधर तबीयत ठीक होने के बाद भोला राकेश के घर जाता है और दरवाजे से चिल्लाते हुए राकेश को आवाज लगाता है। राकेश, अरे ओ राकेश, अरे जरा बाहर आओ। आओ आओ भोला भैया, आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? यार राकेश, मुझे खेत में जुताई करने के लिए पुराने कपड़े चाहिए। मेरे ये कपड़े अभी नए हैं, जिनको मैं शादी बारात में पहन लेता हूँ। अरे क्यों नहीं भैया, अभी लाता हूँ। हाँ जल्दी से ले आओ, फिर मेरे साथ खेत पर चलो। ये लो भैया, अभी तो यही है मेरे पास। अरे वाह राकेश, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अब जल्दी से खेत पर चलते हैं, चलो। वो दोनों खेत पर जाकर जुताई का काम शुरू कर देते हैं और वहाँ हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। वहीं पास में बारिश के पानी में नहाते हुए गांव के बच्चे मजे कर रहे थे और भोला और राकेश भी मजे से खेत में मिलकर जुताई का काम कर रहे होते हैं। अचानक राकेश की नजर भोला की धोती पर पड़ी, जिससे रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था।
राकेश उसको सांप समझकर छड़ी से उसको निकालने लगा, जिससे भोला की धोती खुलकर जमीन पर गिर गई। अरे अरे ये क्या किया राकेश? अरे धोती खोल दी यार तुमने। अरे इसमें सांप था भैया, ये देखो ये देखो। भागो भागो, भोला काका की धोती मिल गई, अब इससे खेलेंगे। ये देखकर राकेश को बहुत हंसी आती है, क्योंकि अब भोला निक्कर पहने हुए जिस पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, बच्चों से धोती छीनने के लिए खेत की मिट्टी में गिरते पड़ते उनके पीछे भागने लगा था और एक हाथ से अपना नेकर पकड़े हुए था, जिससे वो खुल न जाए। ये देखकर बच्चे और राकेश को बहुत मजा आता है। वो भोला को पूरे खेत में इधर उधर भगाते हैं। अंत में भोला थक कर एक जगह बैठकर अपनी इस नादानी पर हंसने लगा। अरे क्या भोला भैया, बच्चों को पकड़ नहीं पाए, ये लो अपनी धोती। अरे ये जरा जरा से लड़के जो है बहुत शैतान है भैया, और तुम जो है उनसे ज्यादा शैतान हो, है? खूब मजे ले रहे थे। अरे सच में तुमको पहली बार ऐसे किसी के पीछे भागते देखा है भैया, तो ऐसा मौका कैसे छोड़ता बताओ। ठीक है, ले लिया मजे, अब धोती दो और खेत का बचा काम निपटवाओ। एक रात जब भोला अपनी झोपड़ी के बाहर सो रहा था, तब उसे खेत से फसल काटने की आवाज आती है। वो तुरंत उठता है और उसकी आवाज से गीता भी उठ जाती है। क्या हुआ, ऐसे अचानक कैसे उठ गए? सुनो भाग्यवान, खेत से फसल काटने की आवाज आ रही है। मैं जाकर देखता हूँ कहीं कोई चोर हमारी फसल तो नहीं काट रहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी। खेत पर पहुंचकर भोला देखता है कि एक आदमी उसकी आधी फसल काट कर लिए जा रहा है, लेकिन वो शांत खड़ा उसको देखता रहता है। लेकिन गीता जैसे ही शोर मचाना शुरू करती है, भोला उसको मना करके घर वापस ले आता है। और आकर गीता भोला से लड़ने लगती है। कैसे बुज़दिल आदमी हो तुम? चोर तुम्हारे सामने तुम्हारी मेहनत की फसल काट कर ले गया और तुम उसे रोकने के बजाय मुझे यहाँ लेकर आ गए। देखो भाग्यवान, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन वो कोई चोर नहीं, हमारे गांव का ही एक मजबूर आदमी था। ऐसी कैसी मजबूरी कि चोरी करनी पड़े? होती है मजबूरी। खैर अभी सो जाओ, मैं ये सब तुमको जो है कल सुबह समझाऊंगा। अच्छा। अगले दिन गांव वाले अपनी अपनी फसल लेकर बेचने जाते हैं और वहाँ पर मोहन भी अपनी फसल लेकर आता है, जिसको सब अजीब तरह से देखने लगते हैं, क्योंकि इस बार उसके खेत में फसल ही नहीं होती है। जमींदार उसको बुलाता है। आओ आओ मोहन, फसल लाए हो बेचने? जरा दिखाओ तो फसल कैसी हुई है इस बार। जमींदार साहब, इस बार मैं अपनी फसल को 10 रुपए के हिसाब से ही बेचूंगा, क्योंकि इस बार मैंने बहुत मेहनत से अच्छी फसल उगाई है। मेरे सामने झूठ बोलता है नालायक, हैं? अरे जब तूने अपने खेत में फसल लगाई ही नहीं तो फसल कैसे हुई तेरी? मुझे पता है ये तूने भोला के खेत से चोरी की है। नहीं 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 जमींदार साहब, ये फसल मेरी ही है, मैंने कहीं से नहीं चुराई। चुप नालायक, गाँव वालों पकड़ो इसे, ये चोर है। मोहन, तुझे मैं अभी पुलिस के हवाले करवाता हूँ। मोहन रोते हुए जमींदार से माफी मांगने लगता है और अपनी बेटी की शादी तक की मोहलत मांगता है। जमींदार उसको थोड़ा समय दे देता है, लेकिन उसी बीच 2-4 दिनों में गांव में और लोगों के यहाँ चोरी हो जाती है, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं लगती। ये लो जेवर और पैसे, और मेरी लाडली बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पिताजी, आपके पास तो पैसे थे नहीं, फिर ये कहाँ से आए? अरे बेटा, ये मुझे जो है ना वो हाँ जमींदार साहब ने दिए हैं और कहा है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। ये सुनकर मोहन की पत्नी और बेटी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन मोहन की बेटी शादी में जेवर पहनकर बैठी थी, तभी एक औरत पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे बहन सुनो, ये जेवर तो मेरे हैं, इसके पास कैसे आए?
औरत की बात सुनकर वहाँ भगदड़ मच गई। अब हर कोई मोहन की तरफ देख रहा था। तभी जमींदार मोहन से पूछता है, लेकिन मोहन चोरी उसने की है ये बात मानने को तैयार नहीं होता। तब जमींदार पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के 2 डंडे पड़ते ही मोहन अपना जुर्म कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो दरोगा साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी में दहेज की मांग पूरी करने के लिए चोरी की थी। झूठ बोलता है, ये इसकी आदत है। पहले भी इसने भोला की फसल चुराई है। रत चोर कहीं के, पहले चोरी करता है और पकड़े जाने पर नई नई कहानी सुना रहा है। मोहन की ऐसी हालत देखकर भोला से रहा नहीं जाता और वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़कर जमींदार और पुलिस वाले से कहता है, मैं जानता हूँ दरोगा साहब कि मोहन ने मेरी फसल चुराई, लेकिन ये सच बोल रहा है। अरे ये देखो गांव वालों, ये आलिया मोहन का वकील है। एक तो इसने तेरी फसल चुराई, ऊपर से तो इसका ही साथ दे रहा है। भोला सबको बताता है कि एक दिन उसने देखा था कि मोहन चुराया हुआ धन और जेवर मंदिर में रखकर माता के सामने अपनी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए उसकी विनती कर रहा था। असल में उसकी बेटी के ससुराल वालों ने आखिरी समय में जेवर और धन की मांग की और अगर वो उसको पूरा नहीं करता तो उसकी बेटी की शादी टूट जाती। हाँ भाई, क्या ये भोला सच बोल रहा है? जी दहेज तो देना ही पड़ता है ना, इसमें जो है इतना आश्चर्य की क्या बात है? पिताजी, अगर ये बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने पिता की इज्जत को उछाल कर ये शादी न करूंगी। मोहन की बेटी की ये बातें सुनकर उसके ससुराल पक्ष के लोग उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, लेकिन तभी भोला मोहन की बेटी को पूरे गांव की बेटी कहता है और तब जमींदार अपनी इज्जत बचाने के लिए दरोगा से दहेज के खिलाफ कार्यवाही करने को बोलता है। उनकी मजबूरी को समझते हुए जो है मैं उसको छोड़ता हूँ, लेकिन उसके ससुराल पक्ष को अभी थाने में बंद कर दूंगा। दरोगा की फटकार सुनकर ससुराल पक्ष के लोग डर जाते हैं, लेकिन तब भोला बात संभालते हुए कहता है, मैं मोहन की बेटी को अपनी बेटी समझकर जो है भेंट स्वरूप अपनी फसल का वो आधा हिस्सा और ये कुछ पैसे देता हूँ, जिससे उसकी शादी ना टूटे और गांव की इज्जत बच सके। भोला की देखा देखी पूरा गांव कुछ न कुछ भेंट करने लगता है और जमींदार भेंट स्वरूप शादी के पूरे खाने की जिम्मेदारी उठाता है, जिससे मोहन की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। मोहन भोला का बहुत आभार मानकर धन्यवाद देता है, साथ ही पूरे गांव के साथ मिलकर खुश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।